मतलब भाई हमारे विंस मैकमैन ने ठान ही लिया है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच ऐसा वैसा मैच नहीं होगा, बल्कि ये है रेसलमेनिया का अब तक का बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। आज स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर का तूफान भी हमको देखने को मिलता है, जो कि था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर। तो क्या हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड में, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बस यार आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को कभी लाइक कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है माइकल कोल के साथ, जहां पर वो इंट्रोड्यूस करते हैं रोंडा राउजी को। और यहाँ पर जो है काफी सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, रोंडा राउजी को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद माइकल कोल यहाँ पर ये कहते हैं कि तुमने वापस आने का डिसीजन क्यों लिया। तो रोंडा राउजी यहाँ पर बताती है कि देखो मेरी जो मदर है उनकी वो काफी ज्यादा चीजें उन्होंने अकम्प्लिश की, उनके बारे में बात करती है। फिर वो अपने बारे में बात करती है कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में इंजर्ड हुई, उनके हाथ में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो रॉयल रंबल में वापस आएंगी, वहां पर जीतेंगे और अपना जो टिकट है उसको पंच करने वाली है रेसलमेनिया के लिए। फिर यहाँ पर माइकल कोल बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं जो कि रोंडा राउजी ने फर्स्ट टाइम करी, जैसे कि यूएफसी के हॉल ऑफ फेम में आना, यूएफसी के अंदर चैंपियन बनना। और इवन एक बात ये भी है कि वो पहली ऐसी फीमेल है जिन्होंने यूएफसी के अंदर भी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी एक चैंपियनशिप को जीता है। मतलब तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं यहाँ पर रोंडा राउजी के। और रोंडा राउजी ये भी कहती है कि ठीक है, रेसलमेनिया के अंदर मैं पहली बार होंगी जो कि टैप आउट करवाएगी शार्लेट फेयर को, ऐसा भी वो कहती हैं। इसके बाद हमको पूरा वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद शार्लेट फेयर की एंट्री होती है। और शार्लेट फेयर यहाँ पर आकर जो है सारी बातें रोंडा राउजी के अगेंस्ट में बोलती हैं। वो कहते हैं तुमसे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, मैं ही स्टैंड टॉल करने वाली हूँ रेसलमेनिया के एंड में जो है चैंपियन बनकर। और उसके बाद वो एक शॉट भी लेती है रोंडा राउजी के ऊपर और कहती हैं कि उसके बाद मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी और तुम अपने दूसरे बच्चे के लिए अपने आप को तैयार करना है। ऐसा कह के उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी छिल दी। इसके बाद गाइस क्या होता है, पीछे से सोनिया डेविल आती हैं जो कि आकर अटैक करने लग जाती हैं रोंडा राउजी के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि जब वो उनसे थोड़ा सा निपटती है तो पीछे से शार्लेट ने फिर से उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर शार्लेट फेयर का जो कहर था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने रोंडा राउजी के लेग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि सोनिया डेविल फिर से कोशिश तो करती है कि वो रोंडा राउजी को मारें, बट वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि रोंडा राउजी ने उनको वहां से मारकर भगा दिया। अब एक चीज जो सेगमेंट के अंदर मुझे लगी कि रोंडा राउजी काफी अननेचुरल लगी अपने प्रोमो के अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ज्यादा इंटेंस होने की कोशिश कर रही है। तो जहां रिंग में रोंडा राउजी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वाले रन के अंदर बिल्कुल अगेंस्ट लग रही है उनके माइक वर्क के हिसाब से। वैसे भी पहले इतना बेटर नहीं था, लेकिन अब वो थोड़ा सा देख के बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं देखते होंगे कि इतना डिटेल में जाके, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर मुझे देख कर ये लगा। बाकी अब रोंडा राउजी और शार्लेट फेयर का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, जिसका हमको वेट करना है। जिसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस लॉस लथारियोस के बीच में। और लॉस लथारियोस सबसे पहले तो किस कैम कर रहे थे, मतलब वो रिंग साइड पर जो है किस कर रहे थे, मतलब वो जो किस कैम चलता है बस वही था। इसके बाद हमको बाइक के साथ देखने को मिलते हैं न्यू डे, मतलब बिगी एंड कोफी किंगस्टन, वो जो क्वाड बाइक होते हैं उसके साथ। इसके बाद इनके बीच में टैग टीम मैच भी शुरू होता है। अच्छा मैच था टैग टीम के हिसाब से, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कुछ बहुत बड़ी स्टेक्स इसमें हाई थी, बस एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच कर दिया। और विनर की बात करें तो यहाँ पर जो बिगी एंड कोफी किंगस्टन है उनको विक्ट्री मिल जाती है जब उन्होंने एंड में अपना डबल टीम वाला मूव लगाया। इसके बाद गाइस इंटरेस्टिंग मैच था ज़ाया ली वर्सेस नटालिया के बीच में। ज़ाया ली जिस तरीके से रिंग में एक्ट करती हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने 10-20 रेडबुल गटका लिए, क्योंकि उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रखती है। और आज भी वो इस मैच के अंदर थी। एंड अगेन जैसे कि उनको भी पुश मिल रहा है, तो पुश के हिसाब से उनको जीतना ही था इस मैच के अंदर। स्पिनिंग किक लगा के उन्होंने नटालिया को इस मैच में पिन कर दिया और मैच में विक्ट्री भी हासिल कर ली। जिसके बाद गाइस सैमी ज़ेन का हमको सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। अब सैमी ज़ेन कहते हैं देखो मैं विक्टिम बनाऊं डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंस्पिरेसी थियरीज का, मतलब वो कंस्पिरेसी चीजों की बारे में बात कर, थियरी क्यों बना, कंस्पिरेसी की बात करते हैं। और कहते हैं देखो फिर भी उसके बाद में भी जो भी सारी चीजें हुई हैं, मैं देखो आज तुम्हारे सामने चैंपियन हूं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी के भी सामने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ नाकामुरा अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से तुमको ये जो मैच है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस क्या होता है, जॉनी नॉक्सविल आते हैं और वो कहते हैं देखो तुमने मेरे प्रीमियर को भी खराब किया था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे सेलिब्रेशन को भी बर्बाद करने आ जाता हूं। और वो यहाँ पर इनडायरेक्टली तो नहीं, ऐसे डायरेक्टली बोल रहे होते हैं कि भैया तेरे को चैंपियनशिप के लिए कोई बंदा चाहिए और मैं तेरे सामने यहाँ पर खड़ा हूँ चैलेंज करने के लिए। तो सैमी ज़ेन कहते हैं भाई यार देख तू इस रिंग के अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, तो इस रिंग का है ही नहीं, तो मैं तेरे साथ ऐसे लड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पर जॉनी नॉक्सविल कहते हैं देखो तुम फाइटिंग चैंपियन नहीं हो क्या, मतलब वो ऐसे क्या के ना सैमी ज़ेन को उकसाना चाह रहे होते हैं मैच के लिए। सैमी ज़ेन समझ जाते हैं कि हाँ भैया तू मेरी स्किन के अंदर जाना चाह रहा है, तू मेरे माइंड के साथ खेलना चाह रहा है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अटैक भी कर दिया जॉनी नॉक्सविल के ऊपर और एंड में अपनी हलवा केक भी लगा दी। तो यहाँ पर अब इससे क्लियर पता लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 38 के लिए सैमी ज़ेन और जॉनी नॉक्सविल के बीच में मैच करने वाली है, जो कि
चैंपियनशिप के लिए होगा। वैसे काफी सारे लोगों को देखना पसंद नहीं होगा कि एक आउटसाइडर आके WWE के अंदर एक मेन टाइटल, एक मिड कार्ड वाले टाइटल के अंदर स्पॉट ले रहा है, बट कुछ ऐसा ही ऐसा लग रहा है WWE प्लान कर रही है। बाकी सेलिब्रिटी वाला स्टेटस WWE को रेसलमेनिया के लिए हर बार चाहिए होता है, तो इस तरीके से जो जॉनी नॉक्सविल है वो उसकी कमी को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैच गाइस हमको देखने को मिलता है शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। इस मैच के अंदर विक्ट्री जो है साशा बैंक्स के लिए काफी इजी होती है जब उन्होंने बैक स्टेटमेंट लगा के शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट को टैप आउट करवा दिया। लेकिन गाइस कमेंट्री टेबल पर नाओमी बैठी होती हैं और वो कहती हैं कि हम दोनों होने वाले हैं नेक्स्ट WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस। यानी इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि अब दोनों का प्लान है एक साथ टैग टीम बना के टैग टीम डिवीजन में एंटर करके विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को जीतना है। ये काफी अलग सा पेयर लग रहा है साशा बैंक्स और नाओमी का, लेकिन शायद विमेंस डिवीजन में भी WWE को कुछ करना है और उनको थोड़े से स्टार चाहिए, तो शायद इस वजह से वो साशा बैंक्स को लाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये चेस करते हुए दिखा देंगे विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस हमको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस का मैच देखने को मिलता है। और मैच से पहले पता है कॉर्बिन ने क्या कहा कि तेरा और मेरा मैच रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। और जब भी मैंने सुना मैं कह रहा आर यू सीरियस, मतलब सच में तुमको ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। खैर आज मैडकैप मॉस के साथ उनका मैच होना था। मैच से पहले ही दोनों सुपरस्टार्स ने अटैक करने की कोशिश करी, बट आपको पता है मैडकैप मॉस क्या ही टिकेंगे ड्रू मैकिंटायर के सामने। वो जो अलाबामा स्लैम उन्होंने लगाया था ना उसको फिर से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मैडकैप मॉस की जो है उससे गर्दन टेढ़ी से मतलब गर्दन पे लगी थी ना उनके, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो चीज़ होती नहीं है, बट एंड में क्लेमोर किक तो उनको पड़नी थी और इस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल कर लिया है। अब क्या ड्रू मैकिंटायर और किंग कॉर्बिन, सॉरी क्या नाम है, हैप्पी कॉर्बिन का मैच आपको रेसलमेनिया कैलिबर का लगता है? भाई जिसको लगता है ना उसको पता नहीं फिर मैं क्या ही कमेंट करूं, लेकिन हाँ ये कॉर्बिन के हिसाब से तो रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की। और गाइस इस मैच के बारे में हमको अपडेट ये मिलती है कि ये सिर्फ एक विनर टेक ऑल वाला मैच नहीं होने वाला, बल्कि ये टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच होने वाला है। यानी कि WWE दोनों टाइटल्स को यूनिफाई करने वाली है और इसको बिल्ड किया जा रहा है बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। मतलब इस मैच को WWE बहुत ही बड़े वे में दिखा रही थी कि भैया इससे बड़ा आज तक रेसलमेनिया में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, हमको रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है, साथ में पॉल हेमन एंड उसोस भी होते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर आकर कहते हैं वही बात कि ये रेसलमेनिया का बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम होने वाला है। होगन वर्सेस आंड्रे द जायंट के मैच से भी बड़ा, रॉक और स्टोन कोल्ड के मैच से भी बड़ा, इवन ब्रॉक लेसनर ने, वो कहते हैं मैंने, मतलब वो अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ा है, जिसमें थोड़ा सा क्रेडिट ब्रॉक लेसनर को भी दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो सारी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं और यही बताते हैं कि ये टाइटल यूनिफिकेशन का मैच होने वाला है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज ही जो तुम रिंग के अंदर सिक्योरिटी वाले बंदे देख रहे हो ना, ये प्रोटेक्ट करने के लिए है ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से। मतलब यहाँ पर वो ऐसे बता रहे थे कि भैया ये सिक्योरिटी गार्ड रोमन रेंस ने अपने लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये प्रोटेक्ट करेंगे ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से, कि रोमन रेंस का पारा ना चढ़ जाए। तो काफी अच्छी सोच है पॉल हेमन की। इसके बाद गाइस क्या होता है, थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। मतलब पहले बीच में ब्रेक आता है, वो चुटकी बजा के उन्होंने ब्रेक लेके आए, और उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं तो वो वही अपने काउबॉय वाले स्टाइल में आते, बड़े नाचते गाते हंसते हुए। लेकिन आज मूड थोड़ा अलग था ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और सबसे पहले तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि भैया रेनिंग डिफेंडिंग WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर। वो रोमन रेंस को कहते हैं मिस्टर एक्नॉलेजमेंट और पॉल हेमन को बोलते हैं मिस्टर डी डैश 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 डैश, मतलब वो काफी अपशब्द हो जाएगा। तो पहले भी वो पॉल हेमन को ऐसा बोल चुके हैं, आज फिर से उन्होंने उनको ऐसा बोला। ब्रॉक लेसनर ये भी कहते हैं कि भैया जो तुमको सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये रोक सकते हैं मारने से मुझे तुम्हें, मतलब मुझे तुम्हें मारने से, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। वो यहाँ पर रोमन रेंस का पिछवाड़ा तोड़ने की बात तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉल हेमन का पिछवाड़ा तोड़ने की बात भी करते हैं। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रोमन रेंस पर फेंक देते हैं। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं भाई तुमने इस तरीके से कैसे तुम रोमन रेंस की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। और वो ये भी कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर ये टाइटल यूनिफिकेशन मैच नहीं होगा, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर तुम अपनी चैंपियनशिप को वैसे ही हार जाने वाले हो। और इस पर जो है ब्रॉक लेसनर के काफी रिएक्शन ऐसे आते हैं। रोमन रेंस भी अब माइक लेके कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कि भैया तुम क्या कंफ्यूज हो यहाँ पर, ये जो सारी चीजें तुमको दिख रही है ना ये मेरी है, ये कैमरामैन मेरा है, ये टेबल मेरी है, वो ये जो दो ये जो मतलब कॉमेडी टेबल पर जो पैट मैकेफे और माइकल कोल बैठे होते हैं वो भी मेरा है, ये अनाउंसर टेबल भी मेरा है, सब कुछ यहाँ पर मेरा है, ऐसे क्या वो कहते हैं। और साथ में जो रिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है ये भी मेरे हैं। और ऐसा कहते ही वो जो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को घेर लिया। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी गार्ड इनफ होंगे ब्रॉक लेसनर के लिए? वेल बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉक लेसनर ने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जो हाथ सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है उसको उठा के वो फेंक रहे हैं। भाई एक सिक्योरिटी गार्ड के तो उन्होंने चेयर ही फेंक के मार दिया यार पूरी। मतलब वो खतरनाक स्पॉट भी हो सकता था, बट ब्रॉक लेसनर को जब गुस्सा आता तो भाई उनका तूफान आता तो कोई उनको रोक नहीं सकता। एक उन्होंने सुप्लेक्स लगाया, इसके बाद उन्होंने वो जो टेबल है ना उसको लेके ही मार दिया, पता नहीं 3-4 तो ऐसे उन्होंने ढेर कर दिया उठा उठा के। मतलब जो हाथ लग रहा था ब्रॉक लेसनर के वो उसको धो रहे थे। उसके बाद एंड में उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को उठाया
उठाया और एक F5 लगाया और इतने में भाई रोमन रेंस तो कोई रिंग के अंदर थे नहीं, सारे के सारे बंदे वहां से जो है सरक जाते हैं। ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर गुस्सा था और रोमन रेंस के चेहरे पर एक डर नजर आया जो कि ब्रॉक लेसनर से था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का जब ऐसे तूफान आता है तो हमको पता ही है फिर वो कितने ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और वो चीज आज यहाँ पर थी। तो WWE ने स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब रोमन और ब्रॉक लेसनर का मैच तो है ही, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है ही, टाइटल यूनिफिकेशन भी और बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम करके WWE इसको बिल्ड कर रही है। लेट्स सी क्या ये इन सारी बातों के ऊपर खरा उतर पाता है फिर नहीं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी हमारी आज की ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।